हेलो गाइस, मैं मयंक दीक्षित आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं 11th क्लास की सीरीज जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, जिसमें कि हम चैप्टर वाइज चैप्टर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अगर एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता है तो हम अलग अलग लेक्चर्स करके अलग अलग चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा चैप्टर रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको रिवाइज कराए गए होंगे 9th-10th क्लास के। लाइक मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको वहां पे बताई गई होंगी। हमें चैप्टर कहां से स्टार्ट करना है? हमें चैप्टर स्टार्ट करना है सम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट हमारा लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, तो ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, सबसे पहली बात ये दिया किसने था, तो देखो इट इज गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर। देखो ये अलग मार्कर से इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये आपको इजीली समझ में आ जाए। एंटोनी लेवोसियर ने दिया था, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन कर देता हूं, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोले जाते हैं, ठीक है ना। ये कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। केमिस्ट्री कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो एंटोनी लेवोसियर। वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल सा लॉ है, ना तो मास को बनाया जा सकता है, ना ही मास का कुछ बिगाड़ा जा सकता है, ठीक है ना। बचपन से रटते चले आ रहे हैं। एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। जस्ट लाइक दैट मास इज टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। वेरी गुड। लेकिन इसको और कैसे समझ सकते हैं? इजीली वे में। इजी वे में इसको कैसे कहा जा सकता है? द मास ऑफ द रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा एलएचएस साइड में लिखे जाते हैं। अगर आप लोगों ने रिएक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर रिएक्शंस के बारे में ही है, आप उसको जाके एक बार देख लेना। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस, उसमें आपको बताया गया होगा कि एलएचएस साइड में रिएक्टेंट को लिखते हैं, आरएचएस साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो लॉ क्या कहता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो हमने जब इसका मास कैलकुलेट किया तो देखो एक हाइड्रोजन का मास 1, एक हाइड्रोजन का मास कितना 1, हाइड्रोजन है कितने 2, और इसका कोएफिशिएंट क्या है 2। तो देखो 2 into 1 into 2 इज इक्वल्स टू 4। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना, एक ऑक्सीजन का मास कितना देखो 16, और ऑक्सीजन है कितने 2, तो अल्टीमेटली क्या हो गए 32, और 4 + 32 को जोड़ा तो कितना आया देखो 36, ठीक है। हमने जब प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट किया तो देखो ये वाला जो 2 है वो इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए है। जब ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए तो देखो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये देखो 2 into 1 into 2, देखो 2 है ये, इसका एक हाइड्रोजन का मास 1, अभी कैलकुलेट किया था, एक हाइड्रोजन का मास 1, ये वाला 2, ये 2 आगे लग गया, और ये वाला 2 पीछे मल्टीप्लाई, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। एक हाइड्रोजन में 2 एटम है और एक एटम का मास 1, तो इसलिए 1 into 2, और ये 2 आगे कोएफिशिएंट है, इसलिए अल्टीमेटली इसका प्रोडक्ट कितना आया 4। यहाँ पे देखो ये वाला 2 इसके लिए भी है, इसका देखो आपका जो कोएफिशिएंट रहेगा जो 1 रहेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 1 लगा रहता है, हम इसको लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 2 into 1 कितना हो जाएगा, इसका मतलब 2 into 1 मतलब ऑक्सीजन कितने हुए 2, और एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 into 16 32, और दोनों का एडिशन 36। तो देख सकते हैं 36 इज इक्वल टू 36, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जांपल था, इसके ऊपर बेस्ड अभी क्वेश्चन करते हैं। आप इसको प्लीज अभी जल्दी से 1 मिनट के अंदर नोट डाउन करिए। हाँ जी, आशा करता हूं आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। नोट्स आप बना रहे होंगे साथ में, ठीक है ना। नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आपको आने वाले टेक्स्ट सीरीज वीडियोस में जब आपको मैं टेक्स्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा तब आपको इजी रहे, ठीक है ना। तो इसलिए नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी लॉ के ऊपर बेस्ड। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन अ रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इन अ रिएक्शन 4 ग्राम ऑफ Na2CO3, Na2CO3 का मतलब क्या है, देखो Na2CO3 का मतलब क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। हमने क्या किया, 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया 10 ग्राम ऑफ HCl के साथ में। देखो 4 ग्राम Na2CO3 को 10 ग्राम HCl से रिएक्ट कराया है, ठीक है ना, 10 ग्राम HCl से रिएक्ट कराया है। द प्रोडक्ट वाज अ मिक्सचर ऑफ 2.5
ग्राम, देखो ये 2.5 ये रहा, ठीक है, ग्राम ऑफ CO2 ये रहा, अंडरलाइन करते चलो जो गिवन है, ठीक है ना, 11.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें दिखाना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डाटा है, ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, रिएक्टेंट का मास इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मास, ठीक है ना, प्रोडक्ट का मास। तो देखो रिएक्टेंट का मास जोड़ लो, तो देखो यहां पे क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, देखो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू, रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, रिएक्ट कौन कर रहा है, देखो Na2CO3 और HCl। तो देखो क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस HCl हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा हमारा 4 ग्राम प्लस 10 ग्राम इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा अल्टीमेटली 14 ग्राम, ठीक है, ये हमारा 14 ग्राम आ गया, यहाँ पे 4 ऐसे लिख लो, ठीक है, 14 ग्राम आ गया। अब हम निकालते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा हमारा, देखो प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पे हमारा, प्रोडक्ट क्या क्या है हमारा, देखो 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और 11.5 ग्राम ऑफ NaCl, जिसको कि हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा मास ऑफ द प्रोडक्ट, देखो ये हो जाएगा हमारा क्या क्या हो जाएगा, CO2 सॉरी, CO2 प्लस NaCl हो जाएगा कि नहीं, बताओ जल्दी से, CO2 प्लस NaCl। CO2 का मास कितना दिया हुआ है, बोलो जल्दी से, CO2 का मास कितना दिया हुआ है, 2.5 ग्राम, तो 2.5 प्लस NaCl का मास कितना दिया हुआ है, 11.5 ग्राम, ठीक है ना, यहाँ ग्राम भी लिख लेते हैं साथ में, ग्राम इज इक्वल टू, ये भी जब आप जोड़ोगे तो देखो 5 और 5 10 का 0 कैरी ओवर 1, ठीक है, 1 और 2 3 और 4, 1 जो कैरी गया था 4, ठीक है, और ये वाला 1, तो ये हो जाएगा 14.0 ग्राम। तो देखो रिएक्टेंट ऑफ, देखो मास ऑफ रिएक्टेंट 14 ग्राम, देखो मैं इसको रेड मार्कर से भी कर देता हूं सर्कल, ठीक है, 14 ग्राम जो है हमारा मास ऑफ द रिएक्टेंट और 14 ग्राम ही जो है हमारा मास ऑफ द प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये डाटा हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये डाटा हमारा क्या कर रहा है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, नोट डाउन कर लीजिए, mass can neither be created nor can be destroyed or the mass of the reactant should always be equals to the mass of the product। इसको भी जल्दी से आप नोट डाउन करिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन हम इसके जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें करेंगे, ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। हाँ जी, तो आशा करता हूं कि आपको वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे कि हम आपको हर चीज को क्लियर करते चलें। क्योंकि ये नया चैनल है तो प्लीज इसको सपोर्ट करिए और इसको आप लोगों की सहायता से ही ऊपर उठाया जा सकता है। अगर कंटेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप बेशक हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपके पास और भी कोई सजेशंस हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने अगले लॉ की तरफ, जो कि हमारा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो देखिए डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, डेफिनिट का मतलब ही होता है फिक्स होना, डेफिनिट का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स होना, जो चेंज ना हो। तो देखो इसका मतलब क्या है, तो लिखा हुआ है देखिए कि द एलिमेंट्स आर फिक्स्ड बाय मास, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं वो बाय मास फिक्स्ड होते हैं। बाय मास का मतलब अभी समझाऊंगा। इन एनी कंपाउंड वेदर द कंपाउंड इज टेकन फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब कि हम कंपाउंड को किसी भी सोर्स से ले लें, कंपाउंड को किसी भी सोर्स से ले लें, उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे वो बाय मास फिक्स्ड रहेंगे, उनका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज का। देखो एग्जांपल क्या है, मान लिया हमने एक एग्जांपल ले लिया हमने, मान लिया H2O का, ठीक है, H2O का। अब हम H2O का H रेशियो O निकालते हैं बाई मास, नॉट नंबर, ध्यान से सुन लेना, बाई मास। तो देखो H का मास कितना होता है, H2O कंपाउंड है तो देखो एक H है, एक H का 1 होता है, पीछे अभी एग्जांपल में किया था H2 है तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और एक O का होता है 16, मतलब ये हो गया 1:8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर बनाना है, अगर वाटर आप कहीं से भी ले लो, ठीक है, वाटर आप कहीं से भी ले लो, मान लो कि ये वाटर जो है आपका सी वाटर है, ठीक है ना, सी वाटर है ये, या मान लिया आपका ये टैप वाटर है, ठीक है ना, टैप वाटर भी हो सकता है, मान लिया ये आपका ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है ना, ड्रिंकिंग वाटर। अगर ये वाटर है, मैटर क्या करता है कि अगर ये वाटर है, क्या है, अगर ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर में बाई मास आपका जो
रेशियो रहेगा H रेशियो वो 1:8 ही रहेगा। अगर ये चेंज हुआ तो क्या होगा आपका, ये वाटर नहीं रहेगा, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, चाहे आप सी वाटर ले लो, चाहे आप टैप वाटर ले लो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर ले लो, ठीक है, आप कोई भी वाटर, चाहे आप रेन वाटर ले लो, कोई भी वाटर ले लो, उनका कॉम्पोजिशन, उनके एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन देखो बाई मास 2:16 या फिर 1:18 ही रहना चाहिए। चलो, हो सकता है आपको इस एग्जांपल से ना समझ में आया हो, ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, मैं इसको अभी हटा रहा हूं, आपने नोट डाउन किया होगा, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करते चलिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए, मान लिया आपके पास अमोनिया है, क्या है, अमोनिया, क्या फॉर्मूला होता है, बोलो अमोनिया का, बोलो जल्दी, नहीं आ रही आवाज, बोलो जल्दी से। देखो क्या होता है, NH3, ठीक है, NH3 अमोनिया होता है। फिर से हमें वही करना है, N रेशियो, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो निकालना है बाई मास। तो देखो N रेशियो H कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, N रेशियो H, N का कितना मास होता है, 14, ठीक है, H कितना है यहाँ पे 3, कितना है H यहाँ पे देखो 3, N का जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 7, ठीक है ना, ऑक्सीजन से पहले पाया जाता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 14। तो ध्यान से देखना, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो मास हो गया इसका 3। तो देखो रेशियो कितना निकल के आ गया 14:3, इसका मतलब बाई मास अगर ये 14:3 में हुए तब तो ये अमोनिया होगा, वरना ये अमोनिया नहीं होगा। अब अमोनिया किसी भी प्रोसेस से बना लो, उनके बीच का कॉम्पोजिशन 14:3 ही होगा बाई मास, ठीक है ना। हम इसको किसी भी सोर्स से ले लें, ठीक है ना, एनी सोर्स, इनका जो कॉम्पोजिशन रहेगा, किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स का जो कॉम्पोजिशन रहेगा बाई मास, वो फिक्स्ड रहेगा। यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। चलो चलते हैं इसकी तरफ, इसका एक एग्जाम्पल जो अभी पीछे किया था, जैसे कि हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का किया था, ऐसे ही इसका भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। हाँ भाई, आशा करता हूं कि आपने वो अच्छे से समझ लिया होगा लॉ। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन ध्यान से समझते रहना। तो देखो क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट केस है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जिसमें कि आपका क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया गया है H2 के द्वारा। कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया गया है H2 के द्वारा। कॉपर ऑक्साइड का जो अमाउंट था वो ग्राम्स में था, 1.375 ग्राम्स, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। कॉपर कितना बना रिड्यूस होने के बाद, तो ध्यान से देखना, कॉपर ऑब्टेन्ड इतने ग्राम बना हमारा, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में कॉपर इतना ग्राम था, ठीक है ना, उसको हमने डिसॉल्व किया HNO3 में। ध्यान से सुनते रहना, क्वेश्चन क्या है कि कॉपर ऑक्साइड स्टार्टिंग में 1.375 ग्राम था फर्स्ट केस में, उसको हमने रिड्यूस किया H2 के द्वारा, ठीक है। तो कॉपर जो ऑब्टेन्ड हुआ वो हुआ 1.098 ग्राम, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हुआ कि कॉपर हमारा 1.178 ग्राम है, जिसको कि हमने डिसॉल्व किया हुआ है HNO3 में, ठीक है, ध्यान से। अब जैसे हमने इसको HNO3 में डिसॉल्व किया तो हमारा बन गया कंपाउंड CuNO3 का होल्ड वाइज कॉपर नाइट्रेट, ठीक है ना। कॉपर नाइट्रेट फॉर्मूला CuNO3 का होल्ड वाइज, ठीक है। अब क्या है, हमने इसको हीट किया, तो हीट करने के बाद हमारा बन गया कॉपर ऑक्साइड, जिसका कि अमाउंट बना 1.476 ग्राम। और क्वेश्चन कहा गया कि आप इसको प्रूफ करो कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ध्यान से देखना सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा मास परसेंटेज, 9th क्लास में पढ़ा होगा शायद। मास परसेंटेज क्या बोलता है, मास परसेंटेज बोलता है गिवन मास परसेंटेज है, मास कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं इसको, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 100, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 100, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है मास कॉम्पोजिशन या मास परसेंटेज, ठीक है। तो देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 100, तो देखो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि आप किसी भी सोर्स से कंपाउंड को ले लो, उसका जो कॉम्पोजिशन है एलिमेंट्स का वो कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे कॉपर के लिए मास परसेंटेज, ठीक है ना, दोनों केसेस में। तो देखो यहाँ केस 1 के लिए सॉल्व करता हूं मैं, केस 1 के लिए सॉल्व करता हूं। देखो केस 1 क्या हो जाएगा हमारा, केस
केस वन क्या हो जाएगा, देखो गिवन मास कितना है केस वन में, गिवन मास अब क्योंकि कॉपर के लिए कर रहे हैं, कॉपर कितना बना है देखो 1 मास परसेंट कितना हो जाएगा इसका देखो 1.098 डिवाइडेड बाई कॉपर ऑक्साइड का हमारे पास मोलर मास दे रखा है 1.375 और ये आपका इंटू 100, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका अल्टीमेटली निकल के आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 80%। ठीक है, अप्रोक्स लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से इसको जब आप करेंगे, क्योंकि वीडियो में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उसको पूरा सॉल्व करूं, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 80% आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। हम बात करते हैं केस 2 की, तो देखो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में फिर से हम वही करेंगे, मास परसेंट ऑफ कॉपर निकालेंगे, यहां भी मास परसेंट ऑफ कॉपर ही था, यहां लिख लेते हैं मास परसेंट ऑफ कॉपर, ठीक है, फर्स्ट केस में कॉपर। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं इसको अलग मार्कर से कर देता हूं जिससे कि आपको इजी पड़े। तो देखो सेकंड केस में फिर से कॉपर के केस में, तो कॉपर कितना बना हमारे पास, बोलो जल्दी से, कॉपर कितना था हमारे पास 1.178, तो देखो 1.178 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, कितना है कॉपर ऑक्साइड का हमारे पास मोलर मास, तो देखो 1.476, कितना 1.476, ठीक है, इंटू 100। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 80% आ जाएगा, अप्रोक्स। ध्यान से देख लेना, इसको जब आप सॉल्व करोगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इतना यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप घर पे भी इसको नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल मैथ से। तो देखो फर्स्ट केस में भी कॉपर कितना है, देखो फर्स्ट केस में भी कॉपर कितना है 80%, सेकंड केस में भी कॉपर कितना है, तो देखो 80%, क्योंकि दोनों में परसेंटेज सेम है, दोनों में परसेंटेज सेम है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि हमारा कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, हम कहीं भी किसी भी सोर्स से कंपाउंड को बना लें, ठीक है ना। तो देखो पहले केस में जो था, इस केस में कॉपर का जो एक्सपेरिमेंट 1 में कॉपर का जो मास परसेंटेज निकल के आया वो भी 80% अप्रॉक्स निकल के आया, 79 पॉइंट समथिंग आएगा, वो मैंने 80 लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। मास परसेंटेज ऑफ कॉपर जो है वो सेकंड केस में 1.78 का जब डिवाइड किया 1.476 से, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 80% आ गया, क्योंकि दोनों में जो है सेम है हमारा, क्या सेम है, दोनों हमारा मास परसेंटेज सेम है। तो इस वजह से ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, यही क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था। जिसको नहीं समझ में आया है एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर से देखो मास परसेंटेज हमने किया, क्योंकि हमें क्या बता रहा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को यहाँ पे हमें प्रूफ करना था। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि हम कंपाउंड को कहीं से भी ले लें, एलिमेंट्स का जो बाई मास, एलिमेंट्स का जो बाई मास क्या होगा, जो कॉम्पोजिशन होगा वो चेंज नहीं होगा, परसेंटेज होगा वो चेंज नहीं होगा, रेशियो जो होगा वो चेंज नहीं होगा, तीन तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, मास परसेंटेज आपने बचपन में पढ़ा होगा, या परसेंटेज हम निकालते ही कैसे हैं, गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो देखो यहाँ भी गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 100, तो गिवन मास कितना था फर्स्ट केस में, देखो कॉपर के लिए कर रहे हैं, तो कॉपर ऑक्टेन कितना हुआ था 1.098, तो हमने 1.098 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लो पूरा, 1.098 लगा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1.098 और डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना था, तो देखो कॉपर ऑक्साइड से बना है, तो 1.375 डिवाइड कर दिया, इनटू 100 कर दिया, सॉल्यूशन जब आप करोगे तो 80% आपके पास निकल के आ जाएगा। सेम केस इसमें है और ये भी 80% आएगा, क्योंकि दोनों परसेंटेज सेम है, तो इस वजह से ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा सेकंड लॉ था। अब चलते हैं हम थर्ड लॉ की तरफ, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। आशा करता हूं कि ये समझ में आया है आपको, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से मैं वही बोल रहा हूं, अगर आपको कंटेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज हमको नीचे कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मेंशन करिए, ठीक है। जो भी रिव्यूज है आपके, ठीक है, उसको जरूर आप हमको बताइए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। हाँ जी गाइस, तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड लॉ की तरफ, जो कि हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सिंपल सा है, समझते हैं, नया लॉ है, ठीक है। नया तो नहीं है, इनफैक्ट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, राइट, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो क्या होता है, वैसे आप बता सकते हो आप क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बोलो जल्दी से, क्या कह रहे हो, लिखा हुआ है, हाँ चीट तो करना ही है, ठीक है। तो देखो मैं ही समझा देता हूं, if two elements can combine to form, देखो if two elements can combine to form more than one compound, पहले तो यहां तक देखो, अगर दो एलिमेंट
एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हो। कहने का मतलब देखो, आप एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे। देखो मान लिया हमने एक एग्जांपल लिया, कार्बन और ऑक्सीजन था, ठीक। कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके एक कंपाउंड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा कंपाउंड यहां पे मैं लिख लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। अब आगे देखो, दी मासेज ऑफ, यहां पे ऐसे कर देता हूं मैं, दी मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब क्या हुआ, देखो दी मास ऑफ वन एलिमेंट, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें वही करना है, ये सी रेशियो ओ, इसमें भी सी रेशियो ओ अकॉर्डिंग टू मास निकालेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू मास सी रेशियो ओ क्या आ जाएगा, कार्बन का मास कितना होता है, बोलो जल्दी से, 12 होता है। वेरी गुड। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है कि नहीं होता है भाई, 12। कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास 16, सिंपल, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कार्बन का मास कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन कितना है, 2, तो मास कितना हो जाएगा, 32, ठीक है ना, क्योंकि 16 2 जा 32, यहां लिख लेते हैं 16 2 जा 32, ठीक है ना। अब देखो, अब ध्यान से देखना, इन्होंने क्या कहा कि द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। देखो इन दोनों कंपाउंड ने, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ने, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कंपाउंड बनाए, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, तो किसका मास फिक्स है, देखो सर्कल कर रहा हूं मैं, बोलो जल्दी से, किसका किसका, कार्बन का। कार्बन का मास फिक्स है, इसका मतलब ऑक्सीजन का मास कैसा होगा, अलग अलग होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कहा, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो यहां पे फिक्स्ड मास किसका हुआ, कार्बन का, और जो अदर एलिमेंट है जो कि फिक्स्ड मास से रिएक्ट कर रहा है वो ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो देखो उन्होंने कहा कि आर इन स्मॉल होल नंबर रेशियो, इसका मतलब हम O वर्सेस O2 निकालेंगे बाय मास। तो देखो 16:32, व्हाट डज इट मीन, 1:2 आ जाएगा। क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, हाँ पता है, ऐसे एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी कोशिश करो, कार्बन फिर से पढ़ लेते हैं, पहले एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है, एक बार इसको रीड कर लो। इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हो, तो हमने कहा कि एक कार्बन था, एक ऑक्सीजन था, जिसने की 2 कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किए, एक से ज्यादा हैं। तो इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट जिसका की मास डिफर रहेगा और वो रिएक्ट कर रहा होगा एक फिक्स्ड मास के एलिमेंट से। तो यहां पे देखो इस एग्जांपल पे कार्बन का मास फिक्स है, इसका मास 12, इसका मास 12, चेंज किसका हुआ, ऑक्सीजन का, इसमें 16 है और इसमें 32 है। वो आपस में, ये और ये देखो एरो, ये और ये आपस में होल नंबर रेशियो में होंगे। तो 16:32 मतलब 1:2, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल अभी जल्दी से समझाता हूं, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। हाँ भाई, तो आपने उसको नोट डाउन किया होगा, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी के बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने क्या बोला था कि अगर दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, एक तो नाइट्रोजन है और एक हमारा ऑक्सीजन है, इसने मिलके 4 कंपाउंड बनाए, ठीक है। इसने कितने कंपाउंड बनाए, इसने मिलके 4 कंपाउंड बनाए। एक में इसका मास 14 ग्राम है, ठीक है, और ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है। एक में इसका मास 14 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम है। यहाँ पे इसका मास 28 ग्राम है, इसका मास 32 ग्राम है, इसका मास 28 ग्राम है और इसका मास 80 ग्राम है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे लॉ ऑफ मास के अंदर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए। तो देखो एक एलिमेंट का मास यहाँ पे क्या है, 16, 32, 32, 80, यहाँ पे क्या है 14, 40, 28, 28, ठीक है ना।
अब दोनों तरफ ही फिक्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक तरफ का तो फिक्स कर ही सकते हो, ठीक है। अब कैसे फिक्स कर सकते हैं तो ध्यान से देखना, इजी क्या पड़ेगा हमें फिक्स करना, इजी क्या पड़ेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं, ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा कि नहीं, बोलो जल्दी से, हो जाएगा। तो अब देखो ये पूरा एक ही केस है, अगर ये पूरा एक ही केस है तो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा 32 ग्राम, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं सेकंड केस की, क्योंकि हमें टोटल 28 ही बनाना है नाइट्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन का मास डिफर कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी आ गया हमारा 28 ग्राम, ठीक है। अगर ये 28 ग्राम है तो इस तरीके से ये भी हमारा पूरा एक ही कंपाउंड का जो डाटा है, तो क्या होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 64 ग्राम, ठीक है। अब देखो ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28 और ये भी 28, नाइट्रोजन का मास हो गया फिक्स, नाइट्रोजन का मास क्या हो गया फिक्स, और नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया, लेकिन मास बदला किसका, मास बदला ऑक्सीजन का। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि वो एलिमेंट का मास जो कि एक फिक्स्ड मास के एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड मास किसका, नाइट्रोजन का। देखो यहाँ भी फर्स्ट केस में भी 28, सेकंड केस में भी 28, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, ठीक है ना। तो देखो चारों केस में 28 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का मास डिफर है, फर्स्ट केस में 34, सेकंड केस में 64, थर्ड केस में 32 और फोर्थ केस में हमारा 80। तो चारों में अलग है, हाँ 2 में क्या बोलते हैं सेम है, लेकिन बाकी 3 में अलग है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे लगेगा। तो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में आपका कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगेगा, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा है लॉ ऑफ, ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और कैसे है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ध्यान से देखना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे है, ध्यान से देखो, किसका मास, ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है, तो देखो ऑक्सीजन का मास निकाल लो आप, इसका जो भी रेशियो है वो निकाल लो, 16 रेशियो 32 नहीं 16 रेशियो 64 रेशियो 32 रेशियो 80, ठीक है। तो इसका देखो जो आएगा रेशियो आएगा 1 रेशियो, ठीक है, 16 4 जा 64, ठीक है ना, 1 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 5, ठीक है ना। ये आपका एक सिंपल स्मॉल नंबर रेशियो है। सिंपल स्मॉल नंबर रेशियो का मतलब ये आपका ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5 to 6 to 7। अगर ये 8 9 10 11 के डिजिट्स में जा रहा है, ठीक है ना, फिगर में जा रहा है, तो आपका ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका वहां पे अप्लाई नहीं होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहां पे अप्लाई होता है, केवल सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो में, ठीक है ना, लाइक 5 तक 7 तक, ठीक है, इससे ऊपर ये अप्लाइड नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, और नहीं समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम चलते हैं अपने अगले लॉ की तरफ। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। हाँ जी दोस्तों, तो हम चलते हैं हम अपने अगले लॉ की तरफ, जो कि हमारा है गे-ल्यूसैक्स लॉ, ठीक है, ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। तो ये केवल गैसेस के लिए, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गैसेस वॉल्यूम्स, तो ये केवल किसके लिए वर्क करेगा, गैसेस के लिए वर्क करेगा, और वॉल्यूम के बेसिस पे वर्क करेगा, ये याद रखना, केवल वॉल्यूम के बेसिस पे वर्क करेगा ये, ठीक है ना। तो देखो गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स क्या कहता है, तो ध्यान से देखना कि व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैसेस कंबाइन होंगी या फिर प्रोड्यूस होंगी, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपकी गैस या तो कंबाइन हो रही हैं या बन रही हैं, ध्यान से देखना, कंबाइन हो रही हैं या बन रही हैं, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ध्यान से देखो, वो क्या कर रही हैं, वो सिंपल रेशियो में जा रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, किसके अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। फिर से देख लो, अगर गैसेस बनती हैं या फिर रिएक्ट होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो एक सिंपल रेशियो में ही होती है बाय वॉल्यूम, मतलब वो जब भी रिएक्ट करेगी तो बाय वॉल्यूम ही रिएक्ट करेगी, बाय मास नहीं करेगी, ठीक है ना। तो देखो बाय वॉल्यूम रिएक्ट कर देगी ये, ठीक है, वो भी सिंपल रेशियो रहेगा। तो आपको एक एग्जांपल और कंडीशन क्या है, जब वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रहेगी, ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक एग्जांपल दे लेते हैं कि मान लिया आपका
हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। इसने कंबाइन होकर आपका H2O बनाया, जो कि है हमारा स्टीम। यहां लिख देता हूं, आप लोग उसको लिक्विड मत समझना, ये स्टीम फॉर्म में है हमारा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लगे और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लगा, ठीक है। तब हमारा 2 वॉल्यूम ऑफ क्या बना, वाटर स्टीम बना, ठीक है ना, वाटर का स्टीम बना, वाटर वेपर बना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, यहां पे क्या हो रहा है, सिंपल नंबर रेशियो कैसे है कि 2 वॉल्यूम था, 1 वॉल्यूम था और 2 वॉल्यूम हमारा वाटर वेपर बन गया, ठीक है। अच्छा, मान लिया कि हमारे पास 100 ml वाटर है, ठीक है, 100 ml, क्योंकि लीटर जो है वो वॉल्यूम की यूनिट है, ठीक है, आप सबको पता है लीटर वॉल्यूम की यूनिट है, तो 100 ml ये है, ठीक है। और हमने क्या कहा, 50 ml हमारे पास ये है, ठीक है ना, 50 ml ऑक्सीजन है, 100 ml आपका हमारे पास क्या है, 100 ml हमारा हाइड्रोजन है और 50 ml हमारा ऑक्सीजन है। तो ये कितना बनेगा, हमारा वाटर कितना बनेगा, ध्यान से देखना, वाटर कितना बनेगा। तो देखो, क्योंकि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन ने 2 वॉल्यूम H2O दिया कि नहीं, बोलो, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन ने 2 वॉल्यूम H2O दिया, ठीक है, 2 वॉल्यूम H2O दिया, ठीक है। तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन ने 2 वॉल्यूम H2O दिया, ठीक है। तो अब देखो, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन ने 2 वॉल्यूम H2O दिया, इसका मतलब 100 ml जो कि था, क्योंकि पूरा वॉल्यूम सेम बन रहा है, तो इसका मतलब 100 ml हाइड्रोजन 50 ml के साथ कितना रिएक्ट करेगा और कितना वाटर बनेगा, तो 100 ml ही हमारा वाटर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये गेल्यूसेक्स लॉ ने कहा, क्या कहा, कि जब भी गैसेस कंबाइन होंगी, ये गैसेस कंबाइन हो रही हैं, तो वो एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में होंगी। तो सिंपल रेशियो देखो, इसका वॉल्यूम 2 वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम था, देखो इसके आगे 1 लगा रहता है, कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, आगे मोल कॉन्सेप्ट में इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपने 9th क्लास में भी वैसे इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो 1 वॉल्यूम इसका लगा, 2 वॉल्यूम इसका लगा, तब जाके 2 वॉल्यूम वाटर वेपर बना, ठीक है। चलो, ये तो हमने वॉल्यूम के केस में दिया। अब हमने वॉल्यूम का विद डिजिट ले लिया, तो अगर मान लिया हमने, अच्छा एक बात बताओ, पहले समझ लो कि अगर ये 100 ml था तो 50 ml वाटर ऑक्सीजन चाहिए था। अगर 100 ml हमारा हाइड्रोजन है तो 50 ml हमारा ऑक्सीजन चाहिए, तब हमारा 100 ml H2O बनेगा। अच्छा, अगर एक बात बताना कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, अगर इसको मैं 200 ml कर दूं, ठीक है, और अगर इसको मैं 100 ml कर दूं, ध्यान से देखते रहना, अगर मैं इसको 200 ml कर दूं, इसको 100 ml कर दूं, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, बोलो फिर से भाई। देखो 200 ml है, तो देखो 2 वॉल्यूम ने 2 वॉल्यूम बनाया, तो 200 ml है, 200 ml बनाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, यहाँ पे शर्त ये है कि यहाँ पे एक और लॉ जो कि एवोगैड्रो लॉ है, वो भी यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है। कैसे अप्लाइड हो रहा है, तो ध्यान से देखना कि जैसे जैसे आप इस रेशियो को चेंज करोगे, यहाँ पे जैसे जैसे आप चेंज करोगे, एक रिएक्टेंट में चेंज करोगे, उतने ही प्रोपोर्शन में आपका सेकंड रिएक्टेंट भी चेंज होना चाहिए। जैसे इसका जो रिएक्टेंट था, वो इसका जो बाई वॉल्यूम जो रेशियो था वो फिक्स था, जो कि फर्स्ट आपने पढ़ा था किसमें, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में। तो देखो, ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की तरह ही है एक तरीके से, ठीक है ना, लेकिन ये बाई वॉल्यूम है बस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसका जो रेशियो है बाई वॉल्यूम वो 2:1 है। किसका, H रेशियो, O का जो बाई वॉल्यूम रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है। तो अगर मान लो आप इसको 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर आप इसको क्या करोगे, 8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप एक रिएक्टेंट को चेंज करोगे, कंपैरेटिवली आप दूसरे रिएक्टेंट को भी चेंज करोगे, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंगली बनेगा, वरना आपका ये लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है ना। आशा करता हूं समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन करिए। इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन को अभी करने जा रहे हैं। इसके बाद एक लॉ और बचा है, फिर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। हाँ जी दोस्तों, तो आशा करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन है कि आपका नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, कंबाइन हो रहे हैं, और पूछा गया है कि अमोनिया कितना बनेगा, ठीक है, बाई वॉल्यूम ना कि मास, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने अभी नहीं दिया है आपको, जो कि लिमिटिंग रिएजेंट का था, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट का इसलिए नहीं दिया है क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम अगले टॉपिक में अपने डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर नहीं किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका मैं लिमिटिंग रिएजेंट पे भी बेस्ड बना सकता था, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट, मैं आपको वो
लिमिटिंग रिएजेंट वाले पार्ट में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा मूल कॉन्सेप्ट वाले में, वहां पे मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा। ठीक है, तब तक हम समझते हैं एक क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखना। देखो फिर से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं रेशियो बाय वॉल्यूम। रेशियो बाय वॉल्यूम क्या है, तो देखो इसका कितना वॉल्यूम था 1, तो देखो यहाँ पे लिख लो आप रेशियो बाय वॉल्यूम। रेशियो बाय वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो N2 रेशियो H2 कितना आ जाएगा 1:3। ठीक है, 1:3 में NH3 का कितना बन रहा है 2 वॉल्यूम बन रहा है। इसका मतलब 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन ने 2 वॉल्यूम अमोनिया दिया कि नहीं, बोलो जल्दी से। 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन ने 2 वॉल्यूम अमोनिया दिया। इसका मतलब अगर ये 100 ml है, ठीक है, और ये अगर 300 ml है, तो देखो 100 ml नाइट्रोजन कितना अमोनिया बनाएगा, ध्यान से देखना फिर से। इसका रेशियो कितना था 1:3। सबसे पहले चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये जो डाटा दिया गया है ये हमारे इस रेशियो के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर है तब तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं है। अगर नहीं है, अगर ये डाटा हमारा इस रेशियो के अकॉर्डिंग 1:3 में, तब हमारा ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान से पहले चेक करते हैं। तो देखो 100 रेशियो 300 कितना आ जाएगा, तो 100/300 कर दो, ये हो जाएगा हमारा 1:3। इसका मतलब ये हमारा आ गया, ये हमारा बराबर है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये बराबर है तो देखो 1 वॉल्यूम ने कितना दिया अमोनिया 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन ने कितना अमोनिया दिया 2 वॉल्यूम, तो 100 ml कितना देगा, बोलो जल्दी से बोलो 200 ml। फिर से समझ लो कि हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों जो रिएक्टेंट्स थे, क्योंकि ये गैसेस स्टेट में है, तो इस वजह से हमने इसका वॉल्यूम का जो रेशियो था वो हमने निकाल लिया, ये आया 1:3। फिर जो डाटा दिया था वो चेक किया कि हमारा वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो हमने ये जो डाटा दिया था उसका डिवाइड किया, तो ये 1:3 में आ गया हमारा। ये 1:3 में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 वॉल्यूम हमारा नाइट्रोजन 2 वॉल्यूम अमोनिया दे रहा है, तो 100 ml कितना देगा, सीधी सी बात है, ये यूनिटरी मेथड है, बचपन की मैथ्स है। ठीक है, तो ये 200 ml हमारा अमोनिया देगा। ये था हमारा गैल्यूसेक्स में, बहुत सिंपल सा है। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन हम लिमिटिंग रिएजेंट वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले लॉ, एवोगैड्रो लॉ, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो आप प्लीज इसको बिना स्किप करे इसको देखिएगा, क्योंकि आपके इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और हम किस लॉ को कैसे यूज कर सकते हैं ये भी आपने इस वीडियो लेक्चर में सीखा। तो हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये है हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, बहुत सिंपल सा है, बहुत बार पढ़ा है आपने। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे कोई गैसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये गैसेस पे अप्लाइड होता है, ध्यान से देखना। अगर मान लिया हमने कहा, एग्जाम्पल हमने लिया, हमने कहा एट सिमिलर कंडीशंस, ठीक है, एट सिमिलर कंडीशंस, ठीक है, सिमिलर कंडीशंस पे हाइड्रोजन के अगर एक्स मॉलिक्यूल हैं, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के अगर एक्स मॉलिक्यूल हैं तो ऑक्सीजन के भी एक्स मॉलिक्यूल होंगे, होंगे कि नहीं, बोले जल्दी से। अगर हाइड्रोजन के एक्स मॉलिक्यूल हैं तो ऑक्सीजन के भी एक्स मॉलिक्यूल ही होंगे, क्योंकि कंडीशंस क्या है, सिमिलर है। कोई भी गैस ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड के भी एक्स मॉलिक्यूल ही होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के भी एक्स मॉलिक्यूल ही होंगे, ठीक है। आप मीथेन ले लो, मीथेन के भी एक्स मॉलिक्यूल ही होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंडीशन सिमिलर है, अगर कंडीशन क्या है, सिमिलर है, गैसेस की कंडीशन अगर सिमिलर है तो उसके, अब सिमिलर कंडीशंस का भी मतलब क्या होता है, देखो वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल कंटेन सिमिलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, सेम नंबर। मान लो कि अगर कंडीशन सेम है तो हाइड्रोजन में अगर एक्स है तो ऑक्सीजन में भी एक्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में भी एक्स होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड में भी एक्स होंगे और मीथेन में भी एक्स होंगे। चलो मैं आपको एक डाटा बताता हूं, ठीक है, यहां से हम कुछ प्रूफ करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक डाटा बताने जा रहा हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन करो। हाँ जी, तो आपको डाटा अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा होगा मतलब। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कंडीशन अगर सेम हो, एट सिमिलर कंडीशंस, तो देखो
अगर कंडीशन सेम हो और O2 के X मॉलिक्यूल हो, ठीक है, अगर कंडीशन सेम हो सारे गैसेस की और O2 के X मॉलिक्यूल हो, तो 2N2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1/2 CH4 के कितने मॉलिक्यूल होंगे और 4 CO2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो देख लेना ध्यान से, अगर O2 के X मॉलिक्यूल हैं, ध्यान से देखते रहना, तो ध्यान से देखना है क्या, हमें सबके पहले नंबर ऑफ मोल सेम कर दो। तो नंबर ऑफ मोल सेम कैसे करते हैं, हमने कहा कि अगर इसके 2 हैं, ये चलो हम 4 कर देते हैं सबको, ठीक है, हम सबको 4 कर देते हैं, या फिर आप ऐसे डायरेक्टली ये समझ लो कि नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे देखो अगर O2 के X है और ये 2N2 है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, तो कंपैरेटिवली इसके मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो जाएंगे, ये 2x हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर इसके 1/2 हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1/2 हैं, तो देखो O2 के कितने थे x और इसके नंबर ऑफ मोल्स 1/2 है, तो इसके मॉलिक्यूल हो जाएंगे x/2, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, तो देखो O2 के x थे, इसके नंबर ऑफ मोल्स इसके 4 टाइम्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4x। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, है कि नहीं है, बोलो जल्दी से। जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, ठीक है। तो n क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे देखो अगर मैं क्या लिख दूं, V/n इक्वल्स टू k लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलो जल्दी से। V/n इक्वल्स टू k लिखा जा सकता है, जहां पे लिख लो वेयर V क्या है हमारा वॉल्यूम है, V क्या है वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है। हमारा N क्या है, N है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, क्या है N हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं K, तो देखो K क्या होगा हमारा, K क्या होगा हमारा, देखो कांस्टेंट फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखो क्या होगा ये कांस्टेंट फॉर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो कंपैरेटिवली उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसके प्रोपोर्शनल होंगे, किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। जैसा कि यहां पे देखा, इसका नंबर ऑफ मोल 1, देखो इसके 1 मोल में x है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन सेम है तो इसके 1 मोल में भी x होंगे, लेकिन हमें दिए कितने मोल है 2 मोल, तो इसके कंपैरेटिवली कितने हो जाएंगे, देखो 1 मोल में अगर x तो 2 मोल में 2x, हाफ मोल में x/2, 4 मोल में 4x। मतलब वही है कि अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स चेंज करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। या फिर यूं कहें कि अगर इन सबके नंबर ऑफ मोल्स सेम होते तो इन सब में भी अगर इसका भी 1 होता, इसका भी 1 होता, इसका भी 1 होता, तो सबके सब जो थे हमारे वो x ही होते, क्योंकि नंबर ऑफ मोल चेंज हुआ तो इस वजह से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो गए, ठीक है ना। एट वॉल्यूम एट सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये हमारा एवोगैड्रो लॉ था, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एक छोटा सा फॉर्मूला बचा है वो हम आपको नोट डाउन करा देते हैं, उसके बाद आपका आज का वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना वो फॉर्मूला क्या है। अगर मान लो कि एक ही गैस है और एक ही सबस्टांस के हमने 2 अलग अलग कंडीशन दिए हुए हैं, मतलब वॉल्यूम उसका अलग है, टेम्परेचर अलग है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने क्या किया है, एक ही सबस्टांस को 2 अलग अलग कंडीशंस में दिया हुआ है, ठीक है। एक ही सबस्टांस को 2 अलग अलग कंडीशंस में, when same substance are in 2 different कंडीशंस, ठीक है। अगर हम एक ही सबस्टांस को 2 डिफरेंट कंडीशन में लेते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, देखो V1, ध्यान से देखना, नहीं दिखना है, V1 अपॉन, ध्यान से देखना, V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2, V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो V1 मतलब उसी सबस्टांस का जो वॉल्यूम है फर्स्ट केस में, N1 मतलब वही पीछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट केस में, ठीक है, और V2 मतलब वॉल्यूम इन सेकेंड। यहां लिख लो, चलो अच्छा, वेयर
V1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन फर्स्ट केस, ठीक। N1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट केस, ठीक है, इन फर्स्ट केस, ठीक है। ऐसे हमारा V2 क्या हो जाएगा, देखो, वॉल्यूम इन सेकेंड केस, क्योंकि सबस्टांस तो सेम है, ठीक है। और N2 क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स इन सेकेंड केस, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला था, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो उसको 1 मिनट में, ठीक है। पॉज करके फिर हम खत्म करते हैं वीडियो को। चलो, आशा करता हूं कि आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा, विदाउट पॉज किए, मतलब आपने विदाउट स्किप किए हुए इसको समझा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये फॉर्मूले सारे। आप अच्छे से लर्न करना, ठीक है ना। जो भी फॉर्मूले आपको बताए सारे के सारे लॉज आप अच्छे से इसको याद करना, बिकॉज जब हम अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन सीरीज करेंगे, ठीक है ना, तो हम इन सारे लॉज को अप्लाइड करेंगे वहां पे, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी सजेशन, जो भी रिव्यूज है, आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन, लाइक, शेयर और कमेंट के थ्रू आप बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। Like a Hellcat. Like a Hellcat.